स्टेट ऑफ मलक्का की बारी नहीं आएगी, फिर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की बारी नहीं आएगी, फिर स्टेट ऑफ बाबल एंड अल मंडेब की बारी नहीं आएगी। यानी कि कितने स्टेट है दुनिया में, हर चौक पॉइंट के ठीक है। ऊपर लोग अगर टोल वसूलना शुरू कर देंगे तो फिर यूनाइटेड नेशन ठीक है। को चूड़ियां पहन के वनवास में चले जाना चाहिए। जी जी व्हाट जी। इज इट? ठीक तो है। somebody has to take the lead। और वो लीड के लिए लीड लीड आती है ये करेज से। और करेज हमारे पास है। मैं तो हिंदुस्तान को, मैं देखिए, मैं भी एक मैंने युद्ध लड़ा है, मैं भी एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ। मैं जी। जानता हूँ कि युद्ध में ताकत लोगों की नहीं होती, ताकत शौर्य की और जो इनिशिएटिव लेता है उसकी होती है। मान लीजिए मैं अकेला हूँ और सामने से 10 आदमी आ जाए और मैं चिल्ला के बोलता हूँ खबरदार, अगर आगे बढ़े तो 10 के 10 जाएंगे। नो, दिस बिल्कुल। इज कॉल्ड, now there is a time that India should take the lead डेफिनेटली। voluntarily, suo moto, खुद होकर लीड लेनी चाहिए। हम्म। ठीक है। मल्लिका पांडे जी, तमाम बातें जो सर ने कही है बिल्कुल 100% ये ट्रूथ है, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान मेजबानी करने के लिए तो आया, लेकिन उसका पोपट बनना था ये बिल्कुल तय था, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी? हालांकि आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा है, अमेरिका के प्रेशर से वो जूझ रहा है, और इसी बीच मेजबानी करने की वो बात कर रहा था। चलिए मैं आऊंगी दोबारा आपके पास में। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। लेबनान पर लगातार हमले जो हैं वो जारी हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले लगातार लेबनान पर किए जा रहे हैं, सीमाओं पर किए जा रहे हैं, और ये शांति वार्ता के बाद सीमा इलाके में फिर से तनाव की स्थिति जो है वो बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, दक्षिणी लेबनान के जोइया इलाके में रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया गया है। इजराइल की तरफ से हमले लगातार जारी, इजराइल पर हमले की तैयारी में था लॉन्चर। इससे पहले इजराइल ने लगातार हमले जारी कर इसे तबाह किया है। लॉन्च से पहले ही आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। लेबनान की सीमा इलाके में फिर से तनाव बढ़ गया है, इजराइल की तरफ से रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया गया है। तो मल्लिका जी, मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगी कि पाकिस्तान किस बिहाफ पे ये मेजबानी कर रहा था? जैसे कि हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाया था कि दोबारा से लोन की या फिर भीख मांगने की कोशिश वो करता अमेरिका के सामने, लेकिन वो स्थिति भी कुछ यहाँ पर लग नहीं रही थी, और उसके बाद में मेजबानी की हालत पर या स्टैंड पर तो वो फिर भी नहीं था, ईरान की तरफ से उससे कुछ मिलना नहीं था, और जो इमेज थी उसकी वो भी सुधरने वाली नहीं थी। बिल्कुल, देखिए युद्ध को हमने देखा कि 40 से ऊपर दिन हो गए। हमने फॉरेन मीडिया में देखा, काफी चल रहा था कि पाकिस्तान की तारीफ हो रही थी, उसके कसीदे पढ़े जा रहे थे कि जी। पाकिस्तान मीडिएटर के रूप में आ रहा था। देखिए, बट हमें चारू जी ये समझने की बात है कि पाकिस्तान एक इवेंट मैनेजर के रूप में ज्यादा अच्छे से आया है इसमें, उसको इवेंट मैनेजर का रोल अच्छा सूट करता है। जी। बाकी बचती है बात मीडिएशन की। देखिए, अगर वो अच्छा मीडिएटर होता तो 21 घंटे के बाद जिना कन्वेंशन सेंटर उन्होंने इतना महंगा बुक किया, वहां पर पूरी प्रेस मीडिया को बुलाया, पूरे दुनिया के प्रेस मीडिया को बोला कि आपको वीजा ये मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, आप सब आइए। और ये सब भूमिका, ये सब छवि पाकिस्तान ने बनाने की जरूर कोशिश की इसमें, बट वो एक इवेंट मैनेजर के रोल में ही रहते हुए नजर आया, क्योंकि 21 घंटे के बाद भी हमने देखा कहीं ना कहीं कोई इसमें कुछ निकल के नहीं आया। जेडी वैंस आया, जेडी वैंस ने अपना बोल दिया कि नहीं, कोई भी पीस टॉक के लिए तैयार नहीं है, वहां पर ईरान भी पीस टॉक के लिए तैयार नहीं है, तो कैसी मध्यस्थता? बाकी बात बचती, देखिए पाकिस्तान ने एक कंफ्यूजन जरूर क्रिएट किया, क्योंकि आपको याद होगा कि एक्स में साफ साफ नवाज शरीफ ने लिखा था कि भाई सीज फायर लेबनान में भी होगा, सीज फायर ईरान, लेबनान, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस सब में होगा। तब उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया, जेडी वैंस ने रिस्पॉन्ड किया, नेतन्याहू ने रिस्पॉन्ड किया कि भाई हम ईरान तक की सीज फायर के लिए माने, लेबनान की सीज फायर के लिए नहीं माने। ये उन्होंने पहले ही क्लियर कट कर दिया था, और ये युद्ध विराम की मध्यस्थता से पहले ही वो सब स्टेटमेंट आ गए हैं उनके। वहीं पर हमने देखा कि गालिबाफ जो संसद के स्पीकर भी हैं, ईरान के डेलीगेशन में रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, तो उनका हमने एक्स में फिर से पोस्ट देखा, और उन्होंने साफ साफ उसमें लिखा है कि भाई नवाज शरीफ ने तो हमें यही कह के बुलाया था इस्लामाबाद डायलॉग्स के लिए, जो बार बार पाकिस्तान बोल रहा है, इसी के लिए बुलाया था कि भाई उसमें लेबनान भी इंक्लूडेड है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मध्यस्थता से ज्यादा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट किया गया है चारू जी इसमें। उन्होंने कोई भी चीज अच्छे से इसमें प्रेजेंट नहीं की गई,
उन्होंने यही वो दोनों नावों में सवार होना चाहे। हमने देखा आसिम मुनीर, जैसा सर ने भी बताया, त्यागी सर ने भी बताया कि डबल रोल प्ले करते हैं आसिम जी मुनीर। जी जी आईआरजीसी के सामने जाते हैं एकदम यूनिफॉर्म पहनते हुए, वहां पर सूट बूट पहन के जाते हैं क्योंकि वहां डिप्लोमेट्स आने वाले हैं, जी ट्रम्प के दामाद आने वाले हैं, उनके गोल्फिंग बडी आने वाले हैं स्टीव विटकॉफ, तो बिल्कुल वो सूट बूट पहनते हुए नजर आए। तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान बहुत डबल रोल प्ले कर रहा है इंस्टेड ऑफ अ मीडिएटर। उसके बाद आते हैं जैसे सीज फायर से जो नाखुश थे वो नेतन्याहू ही थे। जैसे ही ये सब टॉक्स फेल हो गई तो हमने देखा, और आपने भी बताया जैसे ग्राफिक्स के थ्रू, कि उन्होंने पूरा एक इलेबोरेट प्रेजेंटेशन भी दिया है अपना, जिसमें वो बताते हैं कि हिजबुल्लाह को वो कैसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं। तो ये युद्ध विराम की बातों के बीच में हम देख रहे हैं जैसे ही एक डील स्ट्राइक होने को आती है, कोई ना कोई, या तो फिर ट्रंप अपने बयान बदल देते हैं या नेतन्याहू अपने बयान बदल देते हैं, और कंटिन्यूसली वो रेड लाइन क्रॉस होते जा रही है, हम जी देख रहे जी हैं। जी ठीक है। टीपी त्यागी जी, आपके पास में आना चाहूंगी। ये जो शर्तें हैं ये पहले से ईरान की तरफ से रख दी गई थी, इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने और पाकिस्तान के सामने भी। इस मीटिंग के बाद, इस मीटिंग से पहले जब सीज फायर की बात हुई थी, उसके बाद में अभी विदेश मंत्रालय का ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है, और शायद ये इंडिकेशन क्या इस तरफ है कि एक बातचीत में हल नहीं निकलता है? क्या आपका एनालिसिस इसे लेकर कि क्या दोबारा बातचीत हो सकती है, और अगर बातचीत होती है तो आगे किस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है ये हो सकता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि दोबारा बातचीत हो सकती है, क्योंकि पहले वाली बातचीत के अंदर वो ये कहकर चले गए हैं कि हमने अपना ऑफर ईरान की टेबल पर रख दिया है, अब ईरान की मर्जी है कि वो इसे हाँ करे या इसे ना करे। अगर मान लीजिए ईरान हाँ कर देता है तो बिल्कुल ठीक है, फिर बातचीत की आवश्यकता नहीं है, फिर तो थैंक्स गिविंग हो जाएगी। और अगर ईरान इसे ना करता है तो फिर युद्ध की आवश्यकता होगी, और युद्ध की आवश्यकता के चांसेस ज्यादा क्यों लग रहे हैं? इसलिए कि अमेरिका ने पहले तो धमकी दी ही है कि हम ईरान को की सभ्यता को खत्म कर देंगे, एक रात में उसको स्टोन एज में पहुंचा देंगे। ये तो कहने से हो गया, करनी ये है कि उन्होंने अपने जो फोर्सेस मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किए हुए थे उन्हें हटाया नहीं। अच्छा, हटाया नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने रीइंफोर्स भी कर दिया। अब तो उनका जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट कैरियर भी चल पड़ा है, उधर आने वाला है, और न्यू एयरक्राफ्ट भी भेज दिए हैं। तो जब वो एडिशनल फोर्सेस भेज रहे हैं, पुराने फोर्सेस को भी नहीं हटा रहे हैं, तो इसका क्या इंडिकेशन है? और उधर ईरान में वो जो उनके भाई साहब हैं मुज्तबा खोमेनी, जिनका बताते हैं कि मुंह भी विकृत हो गया है, पैर भी एक काट दिया गया है, मगर वो बेड के ऊपर लेटे लेटे ये कह रहे हैं, सैनिकों सैनिकों, ये जो सीज फायर है ये छलावा है, आप लड़ने के लिए तैयार रहो, आगे महायुद्ध होने वाला है। ये कहां से मैसेज आया? ये मुज्तबा खोमेनी की तरफ से मैसेज आया। यानी कि हालात ये दिख रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है। और क्यों ये बीच में सीज फायर वाली बात आई? ये बात आई थी थोड़ी देर के लिए, रीग्रुप, री एनर्जाइज, रीप्लान एंड री अटैक। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन में अमेरिका फंस गया था कि उसे ये बताना मुश्किल हो गया था कि तुम्हारा इतना नुकसान हुआ कैसे। नाउ इन द मेन टाइम सिचुएशन 180 डिग्री बदल चुकी है। आज जो यूरोपियन कंट्रीज कह रहे थे कि हम अमेरिका के साथ नहीं है, अब वो आने शुरू हो गए हैं। जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो ये कह रहे थे कि हम अमेरिका को अपनी जगह नहीं देंगे ईरान पे हमला करने के लिए, सीज फायर का ऐलान होने के बाद यूएई ने 2 हमले किए हैं ईरान के ऊपर। सऊदी अरेबिया के और कुवैत के, सऊदी अरेबिया के और कुवैत के ड्रोन्स पाए गए हैं जिनको नष्ट किया है ईरान में। वो चाइना के बने हुए ड्रोन, उनका इस्तेमाल किया सऊदी अरेबिया ने और कुवैत ने अगेंस्ट ईरान। यानी कि 3 कंट्रीज के मैंने आपको नाम गिना दिए जो ईरान के खिलाफ हो गए हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, लीडिंग कंट्रीज है, मेन कंट्रीज है। यानी कि बाकी मिडिल ईस्ट भी हो जाएगा। अगर बाकी मिडिल ईस्ट
इतना कुछ होने के बाद भी अमेरिका के सुर में सुर मिला रहा है, ठीक है। नेटो भी करीब करीब नजदीक आ रहे हैं। हाँ। तो अब अगर अमेरिका कोई एक्शन लेता है ठीक तो है। इट इज गोइंग टू बी इन एस्ट्रोनॉमिकली हाई प्रोपोर्शन, हम्म स्ट्रॉन्ग एक्शन। अब हम्म। ये ठीक है। सिचुएशन बनती हुई मुझे नजर आ रही है। हम्म ईरान के पास, वो कहते हैं, हम मानते हैं, हम्म ईरान ने स्टोरेज में जो अपनी मिसाइलें रखी है, मान लिया जागरोद पर्वत में और ग्रेनाइट में और कंक्रीट में और 300 मीटर नीचे रखी मिसाइल। जी। अच्छा, उसने बड़ी चालाकी से काम किया। जो हम्म मट्टी की खुदाई हुई हम्म उसको या तो अंदर डाला या समतल करवा दिया, ताकि हम्म सैटेलाइट इमेज के अंदर वो ना आए। और हम्म। उसने जो दीवार है, उन हम्म। दीवारों के ऊपर मेटेलिक मैश लगाया, ताकि ठीक है। बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन अंदर ना आ सके और हम्म। अंदर की कोई कम्युनिकेशन बाहर ना जा सके। जी। इसलिए अंदर उसने ऑप्टिकल फाइबर का ही इस्तेमाल किया। ठीक है। यानी कि उन स्टोरेज का सैटेलाइट भी पता नहीं लगा पाया। ठीक है। जानकारी के मुताबिक आज भी उसके पास करीब एक ठीक है। तिहाई ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल जी जी जी। मौजूद है। अब ठीक है। मान लीजिए वो है भी, तो जैसे पिछले युद्ध में हम्म अमेरिका ने उन स्टोरेज के एंट्री और एग्जिट के ऊपर अटैक करके हम्म इतना मलबा भर दिया था कि हम्म वो मिसाइल बाहर नहीं आ पाए। ऐसा अब भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मीन्स, कहना बिल्कुल। मैं ये चाह रहा हूँ कि ईरान के पास जो ठीक है। ताकत है वो बराबर कमजोर हुई है। ठीक और है। ठीक इसके है। साथ साथ वो जो 30,000 जी उसके जी टारगेट, जी। 1-1 टन और 2-2 टन के बम्बों से हम्म डिस्ट्रॉय किए गए हैं, वो तो हम्म अनलिमिटेड है ही। तो हम्म। ईरान की ताकत कम हुई है, उसका पता कहाँ से लगा? अगर उसका पता नहीं लगता, अगर ये मीटिंग ना होती सीज ठीक है। फायर वाली, ठीक है सीज सर। फायर से ठीक है। अमेरिका को ये पता लग गया कि ठीक है अगर यानी जी ईरान तैयार मैं हो गया है, समय की कमी है, मैं इसका एक सवाल मतलब वो लेना कमजोर चाहूंगी हो चुका है। मलिका जी से। मलिका जी, ये जो तमाम शर्तों पर बातचीत हो रही थी, तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका ने जानबूझकर ये जो इम्पॉसिबल कंडीशंस हैं ये लगाई थी, क्योंकि समझौता तो इन पर पहले से भी नहीं होने वाला था, ईरान नहीं मानने वाला था? बिल्कुल चारू जी, हमने देखा कि ईरान जब इस ईरान का डेलीगेशन लैंड भी हुआ इस्लामाबाद में, हमने देखा एक बहुत लार्ज डेलीगेशन था। बहुत अनयूजुअल था। मैं एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो प्रोजेक्ट करना, जिसमें लिखा था कि ईरान कैसे प्रोजेक्ट करना चाहता है अपनी यूनिटी को एक लार्ज डेलीगेशन के साथ, और उन्होंने साफ तौर पर वो किसी भी चीज में समझौता करने के लिए अपने जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी उसके 10 पॉइंटर्स हैं, उसमें समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो हम्म ओपन था मध्यस्थता के लिए, पर तैयार नहीं था। वहीं पर हम देख रहे थे अमेरिका के भी यही हाल थे कि कहीं ना कहीं वो हार्ड लाइन दोनों ने ड्रॉ करी हुई है कि हम इससे नीचे नहीं झुकेंगे, क्योंकि ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे ईरान को अपने आप को रीस्टैब्लिश करना है वेस्ट एशिया में। अगर वो हम्म फिर से हार मान जाता है, नीचे झुक जाता है, हम्म तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो हम्म। सैंक्शंस है, उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है घर में। क्योंकि घर पर उसके जितने भी सिटीजन्स है, वो कहीं ना कहीं हमने देखा कि अवाम में अपराइजिंग थी इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर, तो वो कहीं ना ठीक कहीं है। झुक नहीं सकता है। और हम हम्म। नेशनल यूनिटी देख रहे हैं इस युद्ध में, ठीक है। नेशनल ठीक है। यूनिटी देख रहे हैं, इवन सिटीजन उनके आईआरजीसी के पीछे रैली कर रहे हैं। वेरएज पैरेलली हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी झुकना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक सुपर पावर है और डेफिनेटली सुपर बिल्कुल पावर बिल्कुल। झुकती नहीं है। तो चारू जी, ये इंटरेस्टिंग है कि दोनों ही पार्टी झुकी नहीं। 21 घंटे के टॉक्स के बाद भी दोनों पार्टी नहीं झुकी। हम्म। और आगे हम देख रहे हैं कि ठीक है। नेतन्याहू कंटिन्यूअसली अब बराज ऑफ मिसाइल्स बिल्कुल लॉन्च कर बिल्कुल दिए बिल्कुल लेबनान बिल्कुल में। सही कहा आपने। समय का अभाव है, मैं आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ